बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि इसराइल के बहरी जहाज पर मिसाइल हमला हो गया। इल्जाम ईरान पर आयद करके इसराइल ने सबक सिखाने का ऐलान कर दिया। ईरानी फौजी हाई अलर्ट, क्या ईरान और इसराइल की हतमी जंग होने वाली है? तमाम हकाइक के हवाले से आज की इस वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन, अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इसराइल के बहरी जहाज पर ईरान ने हमला कर दिया। इस खबर की तफसील आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको हालात और वाक़यात बताते चलें जिसमें इसराइल की जानिब से ये इल्जाम लगाया गया कि ईरान ने इसके बहरी जहाज पर हमला किया। नाजरीन, इस वक्त अमेरिकन सदर जो बाइडन ने इस साल के आखिर तक ईरान से निकलने का ऐलान कर रखा है और इसके साथ ही अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले 2015 के जोहरी मुआहदे के बहाली के हवाले से भी एक तअत्तुल का शिकार है। दोनों जानब से अभी तक कोई डेवलपमेंट सामने नहीं आई। मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इसराइल को वक्त दिया जा रहा है कि वो इस डील के फाइनल होने से पहले एक मजमूम अज़ाइम को अमली जामा पहना सके। नाजरीन, इसराइल को अमेरिका ने वक्त दिया कि वो इस इल्जाम के तहत ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर हमला करके इसे खत्म कर दे, जो कि अमेरिका बावजूद पाबंदियां लगाने के ईरान के जोहरी प्रोग्राम को रोकने में नाकाम हो चुका है। ईरान की जानिब से आलमी एटमी तवानाई कमीशन को भी अपने जोहरी प्रोग्राम के मुआहदे से रोक दिया गया है और अमेरिका से मुतालबा किया गया है इसके पास आखिरी मौका है। अगर वो 2015 के जोहरी मुआहदे में वापस नहीं आता और ईरान पर लगाई जाने वाली पाबंदियों को खत्म नहीं करता तो फिर ईरान अपने जोहरी प्रोग्राम को आगे लेकर बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपको बताते चले कि ईरान इस वक्त एटमी हथियार बनाने के लिए 60% यूरेनियम अफजूद कर चुका है और इसराइली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि जब चाहे 4 हफ्ते के नोटिस पर एटमी धमाका कर सकता है। इस वजह से वो ईरान के एटमी प्रोग्राम को तबाह करने के लिए सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वो सिर्फ ईरान है जो कि ऐलान करता है कि वो इसराइल के नापाक वजूद को खत्म किए बगैर दम नहीं लेगा। यहाँ पर आपको बताते चलें कि ईरान की जानिब से हालिया दिनों में जो डेवलपमेंट सामने आई वो ये है कि जहां ईरान अपने हथियारों को जदीद से जदीद तर करता जा रहा है, वहीं पर इसने इंतहाई जदीद तरीन जासूसी निजाम भी तरतीब दे दिया है और इसने इंतहाई जदीद तरीन सैटेलाइट रूस की मदद से खला में भेजा है। और इसराइल की जानिब से खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि ईरान इस सैटेलाइट को इसराइल की जासूसी के लिए इस्तेमाल करेगा और इनके पास ये टेक्नोलॉजी आ जाने से इसराइल के लिए मजीद खतरात बढ़ जाएंगे कि खित्ते में मौजूद ईरान की प्रॉक्सी को इसराइल की तंजीबात के हवाले से आगाही मिलना इसराइल के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। नाजरीन, इस वक्त ईरान के अंदर सूरत हाल ये है कि नए सदर और काबीना के आने तक तमाम चीजें बिल्कुल शांत हैं। अफगानिस्तान के मसले पर ईरान बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है और बहुत ज्यादा खुलकर वो सामने नहीं आ रहा। नाजरीन, इसी मौके का फायदा उठाने के लिए इसराइल ईरान के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। अब जो खबर ताजा तरीन सामने आई है वो ये है कि इसराइल की जानिब से इल्जाम लगाया गया है कि ईरान ने ओमान के करीब इसके तेल बरदार बहरी जहाज को निशाना बनाया, जो कि इसराइली बहरी जहाज को निशाना बनाया गया और एक मिसाइल के जरिए इसको निशाना बनाया गया था। इसमें कितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ इसके बारे में अभी तक इसराइली और ओमानी ज़राए ने कुछ भी क्लियर नहीं बताया। इसराइली टाइम्स ने तस्वीर भी शेयर की जिसमें ईरान के सिपा पासदाराने इनकलाब के स्पीड बोट को खलीज फार्स में हरकत करते हुए, जबकि इसके पीछे इसी तेल बरदार बहरी जहाज को देखा गया जिस पर हमला किया गया। नाजरीन, बताया जा रहा है कि जिस तेल बरदार जहाज पर हमला किया गया ये इसराइली कंपनी चलाती है। इसराइली अहदेदारों ने फौरी तौर पर इस वाक़े के हवाले से तफसीलात नहीं बताई, लेकिन कुछ ही टाइम बाद इन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी कि ओमान के करीब इसराइली तेल बरदार जहाज पर हमला किया गया है। नाजरीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि आलमी ताकतों के साथ तेहरान के जोहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात तअत्तुल का शिकार हैं और इसी दौरान इसराइल की जानिब से शरारत करके हालात को कशीदा करने की कोशिश की जा सकती है। नाजरीन, हालिया महीनों में अगर देखा जाए तो दोनों ममालिक के दरमियान हालात काफी ज्यादा कशीदा हैं। इसराइल और ईरान ने गुज़श्ता महीने कम अज कम एक दूसरे के 12 बहरी जहाजों को निशाना बनाया। माह जुलाई के शुरू में मुत्तहिदा अरब अमारात से जाने वाले एक बहरी जहाज को भी बहरा हिंद के अंदर निशाना बनाया गया और इसका इल्जाम भी ईरान पर आयद किया गया। तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि ओमान में मौजूद मेयर टाइनेंट ऑपरेशंस की जानिब से कहा गया है कि हालिया होने वाले हमले की तहकीकात जारी हैं। इसके पीछे कौन है इस हवाले से अभी नहीं पता चला, लेकिन नाजरीन, इसराइली मीडिया की जानिब से बिना कोई लगी लिपटी किए इसका इल्जाम ईरान पर आयद किया गया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका इराक से निकलने की तैयारियां कर रहा है, लेकिन वो खित्ते से निकलने से पहले इसराइल के लिए सबसे बड़े दुश्मन ईरान के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई अंजाम देना चाहता है कि जिससे ईरान एक लंबे अरसे तक अपने जोहरी प्रोग्राम को पोस्टपोन कर दे। नाजरीन, अगर देखा जाए तो अमेरिकन फौज के इराक से इनखला को ईरान की जीत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि अमेरिकन फौज अब भी ईरान की हमायत याफ्ता मलेशिया को अपने ड्रोन निशाने पर रख रहे हैं।
ناظرین، عراق میں موجود امریکن فوجیوں کے فرائض میں عراقی سیکیورٹی فورسز کو تربیت دینا ہے جو کہ داعش کے ساتھ لڑ رہے ہیں، لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ امریکن فوج کے خطے سے نکل جانے کے بعد عراق میں ایرانی اثر و رسوخ چلے گا جو اسرائیل کے لیے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اس وقت امریکہ خود کو ایسی جنگوں سے نکال رہا ہے جو بقول صدر جو بائیڈن کے نہ ختم ہونے والی جنگیں ہیں۔ امریکہ افغانستان سے اپنی فوجوں کو نکال کر اپنی پوری توجہ ایشیا پیسفک ساؤتھ چائنا سی پر مرکوز کرنا چاہتا ہے۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو ایران 1979 کے انقلاب کے بعد سے اپنے پڑوسی ممالک سے امریکن فوج کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ خطے کے اندر ایک بڑی طاقت بن کر ابھرے۔ ابھی تک اس میں کامیابی نہیں ہوئی کیونکہ عرب ریاستوں کی ایران پر بد اعتمادی کافی گہری ہے۔ امریکہ کی ایران کے علاوہ مزید 6 ممالک میں فوجی تنصیبات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ 5ویں بحری بیڑے کا ہیڈ کوارٹر بھی بحرین میں ہے۔ سابق صدر صدام حسین کو اقتدار سے ہٹانے کے بعد ایران نے اس کا خوب فائدہ اٹھایا۔ ایشیا ملیشیاز کو عراق کے سیکیورٹی ڈھانچے میں داخل کروانے میں کامیاب رہا۔ اس کے علاوہ عراقی پارلیمنٹ میں بھی ایران کے حامیوں کی ایک مضبوط آواز موجود ہے۔ شام کی خانہ جنگی نے بھی ایران کو وہاں قدم جمانے میں مدد دی اور پاس ہی لبنان ہے جہاں اس کے اتحادی حزب اللہ ملک کی سب سے بڑی فوج بن چکی ہے۔ ایران لمبی گیم کھیل رہا ہے اور اس کے رہنماؤں کے خیال میں اگر پریشر کو برقرار رکھا گیا تو مشرق وسطیٰ میں امریکن فوجی اثر و رسوخ ایک گھاٹے کا سودا بن جائے گا۔ لہٰذا امریکن اڈوں پر تواتر کے ساتھ راکٹ حملے بھی جاری ہیں اور ملک سے امریکن افواج کے انخلاء کے لیے احتجاجی مظاہرے بھی جاری ہیں۔ ناظرین، اگر کسی معاہدے کے تحت عراق سے امریکن فوج کا مکمل انخلاء ممکن ہوتا ہے تو پھر ایران میں بیٹھے منصوبہ ساز اسے صحیح قدم قرار دیں گے۔ دوسری جانب ایران نے اسرائیل کے گرد اپنی پوری پراکسیز کا ایک پورا گھیرا ڈال رکھا ہے اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف کوئی بڑی کارروائی کرنے کی کوشش کی گئی تو حماس کا ٹریلر اسرائیل پہلے ہی دیکھ چکا ہے۔ اگر اسی طرح ٹریلر اسے 6 سے 7 جماعتوں کی جانب سے دیکھنے کو ملے تو پھر اسرائیل کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ناظرین، جب سے اس حملے کا الزام ایران پر عائد کیا گیا ہے، ایران کے سپہ پاسداران انقلاب ہائی الرٹ پر ہے اور ایرانی میزائلوں کی غیر معمولی نقل و حرکت بھی نوٹ کی جا رہی ہے۔ ناظرین، اگر امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے کوئی بھی کھلی جنگ چھڑنے کے غلطی کی گئی تو ایران کی بھی اتنی ہی مشکل ہے جتنی افغانستان کی ہے، تو پھر ایران، اسرائیل اور امریکہ کے لیے ایک اور افغانستان بن جائے گا اور پھر روس، چین اور پاکستان بھی اہم اتحادی ہونے کی وجہ سے پیچھے نہیں رہ پائیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی پوری خبر۔ اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ۔